Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, from today onwards, we are going to start the new chapter of your textbook, that is Framing the Constitution. This is the first chapter. This is the first session of this chapter. And my dear students, in this session, we will see the important facts of Indian Constitution. Okay. After that, we will see the tumultuous time of before the framing of Indian Constitution, एंड वी विल सी द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. हम देखेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म किया गया था एंड द इम्पॉर्टेंट पर्सनस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. किन महत्वपूर्ण लोगों का, हालांकि महत्वपूर्ण की बात करें तो सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लेकिन कुछ डोमिनेंट वॉइस थी जो उस संविधान सभा में अपनी बातों को बखूबी रखती थी. उन्हें मुख्य आवाज़ों के तौर पर भी जाना जाता है. हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वांट टू गिव एन फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, the first meeting of Constituent Assembly was held at 9 December 1946. The Constituent Assembly that was formed on the basis of cabinet mission plan. Okay, and in that Constituent Assembly there were 389 members. Dr. Rajendra Prasad was the president of that Constituent Assembly. Dr. Bhimrao Ambedkar was the head of drafting committee. श्री बी एन राव, बच्चों ध्यान समझिएगा, बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट किए गए थे एंड मूव्ड द ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946 बाय जवाहरलाल नेहरू. उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है. इस संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 11 दिन का समय लगता है. कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड बाय 26 नवंबर 1946 एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड और इनेक्टेड फ्रॉम 26 जनवरी 1950. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 11 सेशन एंड सिटिंग, अगर हम सिटिंग डेज की बात करें तो 165 डेज उसमें लगे थे. बच्चों ये जो स्क्रीन पर आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस. ओके, एंड हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जब ये अंतरिम सरकार का निर्णय को तैयार बनाया गया बेटा, तो उस समय उसके जो हेड थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. ओके, JL जवाहरलाल नेहरू स्पीच ऑन 14 अगस्त. Long years ago we met, a trust with destiny and so on. बच्चों 14 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे संबंधित अपना उद्बोधन दिया था. Montague Chelmsford reforms which was enacted in 1919 act which allowed representation in legislative assembly, that was also part of this one. Muslim League joins interim government on 13th October 1946. So these were the important facts about the Indian Constitution as I have told about in front of you. Okay. Now dear students, I am going to start with the tumultuous time. बहुत ही जो उथल पुथल का जो दौर था उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे. The years immediately preceding the making of constitution had been exceptionally tumultuous. बच्चों जो संविधान निर्माण के समय में के पहले के जो साल थे वो काफ़ी उथल पुथल वाले माने जाते थे. किंतु ये बड़ा एक बहुत ही होप रखने वाला या आशाओं का क्षण भी था. इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट होप बट आल्सो ऑफ एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन ये भीषण मोहभंग करने वाला भी था. ओके, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया हैड बीन मेड फ्री बट इट हैड आल्सो बीन डिवाइडेड
आपको याद तो होगा ही कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही भारत को विभाजित भी कर दिया गया था। बेटा, लोगों के मन मस्तिष्क में अभी भी 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अभी भी जीवित था, और जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन रहा। इसके पहले जितने भी जन आंदोलन को किया गया उसमें सबसे व्यापक जो था ये भारत छोड़ो आंदोलन था। अब इसके बाद आप सुभाष चंद्र बोस, इनके प्रयासों को भी आपने शायद सुना ही होगा, जो विदेशों से जो सशस्त्र संघर्ष के लिए जो सहायता के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो प्रयास किए गए वो उस समय लोगों को याद थे। हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माण के पहले के समय की, जो संविधान निर्माण के समय लोगों के दिलो दिमाग में चीज़ें बैठी हुई थी। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा विदेशी सहायता प्राप्त जो सशस्त्र संघर्ष के लिए प्रयास किया गया वो लोगों को याद था। 1946 में जो स्प्रिंग सीजन के समय जो बम्बई और अन्य शहरों में जो रॉयल इंडियन नेवी थी बेटा, उनके सिपाहियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था वो भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की इन सिपाहियों के साथ सहानुभूति भी थी, ठीक है। और लगभग हमने कई सारे ऐसे जो आंदोलन थे वो देखे थे कि मज़दूरों और किसानों ने मिल कर के कई बार इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आंदोलन को कंडक्ट किया था। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो लोगों को बखूबी याद थी। ये संघर्ष का ये दौर था जो सभी ने मिलजुल करके देखा था और संघर्ष को संपन्न भी किया था। थ्रू द लेट 1940s देयर वर पीरियडिक इफ स्कैटर्ड मास प्रोटेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द country. One striking feature of this popular upsurge was the degree of Hindu-Muslim unity they manifested. बच्चों, व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इस जन आंदोलन का एक अहम पहलू भी था। हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ कंडक्ट किया गया था। इन कॉन्ट्रास्ट two leading Indian political party, the Congress and the Muslim League, had repeatedly failed to arrive at a settlement that would bring about religious reconciliation and social harmony. बच्चों, इसके विपरीत जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो दो मुख्य राजनीतिक दल थे, वे सोशल हार्मनी, सामाजिक सामंजस्य और जो रिलीजियस रिकॉन्सिलेशन है ना, धार्मिक सौहार्द, ये स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिशों में हमेशा लगातार नाकामयाब होते जा रहे थे। ठीक, इनके बीच में सोशल हार्मनी नहीं थी, रिलीजियस रिकॉन्सिलेशन नहीं आ रहा था, ये इस चीज़ में फेल होते चले जा रहे थे। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग ऑफ अगस्त 1946 began a year of almost continuous rioting across northern and eastern India. बच्चों, अगस्त 1946 में जो कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई थी, वहाँ से हिंसा शुरू होकर के ये नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न इंडिया में लगभग इस साल भर चलते रहने वाले दंगे फसाद और हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। ठीक, द वायलेंस culminated in the massacres that accompanied the transfer of population when the partition of India was announced. बच्चों, ये बर्बर हिंसा का दौर जो था, जनसंहार का जो दौर था, ये जब देश का विभाजन हुआ तो ये और भी विभत्स रूप में सामने आया। जब इसके साथ घोषणा हो गई कि देश विभाजन की घोषणा हुई तो असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। On Independence Day, 15 August 1947, there was an outburst of joy and hope, unforgettable for those who lived throughout that time. But innumerable Muslims in India and Hindus and Sikhs in Pakistan were now faced with a cruel choice. बच्चों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए
ये ऐसा समय था, एक निर्मम चुनाव का क्षण था, क्योंकि उनके सामने तत्क्षण मृत्यु भी दिखाई दे रही थी अगर छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो, और पीढ़ियों पुरानी जो जड़ें थी वो उखड़ जाने का भी डर था, और उनके बीच में चुनाव करना था, या तो वहाँ रह जाएं या फिर उसको छोड़ करके चले जाएं। बेटा, करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान जो थे वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान कौन सा था? बांग्लादेश, ठीक। और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तो हिंदू और मुस्लिम पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे और बीच रास्ते में ही वो मर गए थे। Millions of refugees were on the move, Muslims into East and West Pakistan, Hindu and Sikh into West Bengal and eastern half of the Punjab. Many perished before they reached their destination. Another and scarcely less serious problem faced by the new nation, which was related to princely state. My dear students, during that period of the Raj, approximately one third of the area of the subcontinent was under the control of Nawabs and Maharajas, who owned allegiance of to the British crown. बच्चों, ब्रिटिश ये जो नवजात राष्ट्र था, जो नया राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, उसके सामने इतनी ही गंभीर और समस्याएं थी। जैसे देसी रियासतों की बात की जा रही है, तो ब्रिटिश राज के दौरान इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस उपमहाद्वीप का लगभग वन थर्ड, एक तिहाई जो भूभाग था, ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था, जो ब्रिटिश क्राउन की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही, पर लेकिन काफ़ी आज़ादी थी, है ना। वो अपने जिस एरिया को, जिस टेरिटरी को रूल करते थे, उसे वो अपने हिसाब से चला सकते थे। उनको इसके लिए ब्रिटिशर्स के थ्रू परमिशन भी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत को जो है वो स्वीकार कर लिया था। व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिस प्रिंसेस रिमेन्ड एम्बिगियस। बच्चों, तो इन नवाबों राजाओं की जो संवैधानिक स्थिति थी वो भी बड़ी अजीब हो गई। एज वन कंटेम्प्ररी ऑब्जर्वर रिमार्क्ड, उस समय के एक जो समकालीन प्रेक्षक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सम महाराजास नाउ बिगेन टू लग्जरिएट इन वाइल्ड ड्रीम्स ऑफ इंडिपेंडेंट पावर इन एन इंडिया ऑफ मैनी पार्टीशंस। कुछ महाराजा तो भारत के बहुत सारे टुकड़ों में से बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगा कि अब ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं तो इंडिया कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और उनमें से एक हिस्सा जो है उनके भी भाग्य में आ जाएगा, उनके हिस्से में आ जाएगा। बच्चों, ये एक इमेज आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का है। जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट मिडनाइट ऑन 14 अगस्त 1947. It was on this day that Nehru gave his famous speech that began with the following lines. क्या था वो? कौन सी लाइन थी बेटा? वो देखिए, वो कहते हैं, बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता से बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि की इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ टेस्ट विद डेस्टिनी and now the time come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps. India will awake to life and freedom. This is a very important figure of this chapter. It may be asked in your final examination. Now, dear students, we will discuss on the the making of Constituent Assembly. My dear students, the assembly which was responsible to constitute the constitution of newly independent nation, India, was known as Constituent Assembly. President of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, and it was formed according to the
कैबिनेट मिशन प्लान। ओके प्यारे बच्चों, the members of the Constituent Assembly were not elected on the basis of universal franchise. In the winter of 1945 and 46, provincial elections were held in India. The provincial legislature then chose the representative to the Constituent Assembly. संविधान सभा इनके जो सदस्यों का चुनाव होता है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव होते हैं और इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। जब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन हो गए तो उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, दैट वाज कांग्रेस। बच्चों, जो नई संविधान सभा में के जो मेंबर्स थे उनमें जो डोमिनेट करने वाली पार्टी थी वो कांग्रेस थी। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स। बच्चों, जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, ठीक है, तो कांग्रेस ने जो सामान्य चुनाव क्षेत्र थे, जनरल सीट्स थी, उसमें भारी जीत प्राप्त की और वहीं मुस्लिम लीग को जहां आरक्षित मुस्लिम सीट्स थी उसमें उन्हें जीत मिली थी। बट द लीग चूज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार ही उचित समझा। क्यों? वो एक अन्य संविधान बना करके उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा था, है ना, प्रेसिंग इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, और इसके अलावा जो शुरुआत में समाजवादी लोग थे वो भी संविधान सभा से दूर रहे। क्यों? क्योंकि वे कांग्रेस जो पार्टी थी वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे, है ना, ठीक है। द सोशलिस्ट टू वर इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन फॉर दे बिलीव्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश। बच्चों, मैं फिर से इसको सुधारता हूं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसे ब्रिटिशर्स की बनाई हुई संस्था मानते थे, इसलिए सोशलिस्ट इस असेंबली से दूर रह रहे थे एंड देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रूली ऑटोनोमस। और वे ये भी मानते थे कि अगर जब इसे अंग्रेजों ने बनाया है तो इस सभा का वाकई स्वायत्त होना, ऑटोनोमस होना असंभव है, जो डिसीजन ले सके, जो इंडिया के फेवर में कुछ बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर सके, वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और इस तरह से वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रह रहे थे। In fact, therefore, 82% of the member of the Constituent Assembly were also member of the Congress. इन सभी कारणों से न तो मुस्लिम लीग का पार्टिसिपेशन दिख रहा था, न समाजवादी का दिख रहा था, तो समाजवादी लोगों का। तो इस वजह से क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 82% मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य इसमें शामिल थे। द कांग्रेस however was not a party with one voice. Its members differed in their opinion on critical issues. Some members were inspired by socialism, while others were defenders of landlordism. बच्चों, जो सभी कांग्रेस के जो सदस्य थे वो एक इतने 82% है, फिर भी वो सदस्य एक मत नहीं होते थे। कई ऐसे निर्णायक मुद्दे होते थे जिन पर उनके ओपिनियन अलग अलग होते थे, और कई कांग्रेसी जो थे वो समाजवाद से प्रेरित थे, ठीक है, और कई जमींदारों की हिमायती थे जो लैंडलॉर्डिज्म को डिफेंड करते थे, उनके हिमायती थे, और कुछ सांप्रदायिक दलों के काफ़ी करीब थे, ठीक है। सम वर क्लोज टू कम्युनल पार्टीज एंड वाइल अदर वर असर्टिव और सेक्युलर, और कुछ तो पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। तो एक ही पार्टी में रहने के बावजूद उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग थी, उनके खुद के ओपिनियन जो थे वो अलग थे। अब हम बात कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट की। थ्रू द नेशनल मूवमेंट कांग्रेस मेंबर्स हैड लर्न टू डिबेट देयर आइडियाज इन पब्लिक एंड नेगोशिएट देयर डिफरेंसेस। इन सब की जो ट्रेनिंग थी बेटा वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन के कारण हो गई थी। अब वो राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से क्या था कि कांग्रेस जो थे वो वाद विवाद करने में, मतभेदों पर बातचीत करने में, समझौतों की खोज करना, ये सब सीख गए थे। तो संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था, है ना। तो ये जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन है इन्हें एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया था। The discussion within the Constituent Assembly were also influenced by the opinion
expressed by the public. बच्चों, जो संविधान सभा में चर्चाएं होती थी वो जनता के मत से भी प्रभावित होती थी. As the deliberation continued, the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. बच्चों, जो संविधान सभा में बहस होती थी तो वो विभिन्न पक्षों की जो दलीलें होती थी वो अखबारों में भी छपती थी और जो भी प्रस्ताव होते थे उस पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती रहती थी. ठीक है. और इस तरह से क्या होता था, इस तरह से जो प्रेस में होने वाली ये आलोचनाएं हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म है, criticism and the counter criticism in the praise in turn shaped the nature of the consensus that was ultimately reached in specific issues. बच्चों, जो इस तरह से प्रेस में होने वाली आलोचनाएं, जवाबी आलोचनाएं होते थे, ये जो इससे संबंधित मुद्दे होते थे, ये सहमति है या असहमति है इसका गहरा असर पड़ता था. और बात करें कि कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की, तो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन बनाने के लिए जनता के सुझाव भी वहाँ आमंत्रित किए जाते थे. Collective participation, the public was also asked to send their views on what needed to be done. कि भाई ये प्रस्ताव चल रहा है, ये मुद्दा चल रहा है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है. उनके सुझाव, जनता के सुझाव भी उसमें आमंत्रित किए जाते थे. एंड मैनी ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वांटेड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग. और कई जो भाषाई अल्पसंख्यक होते थे वे अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए मांग करते थे. ठीक है. रिलीजियस माइनॉरिटीज आस्क फॉर स्पेशल सेफगार्ड. जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे वह विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे. एंड वाइल दलित्स डिमांडेड एंड ऑफ टू ऑल कास्ट ऑपरेशंस एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट बॉडीज. बच्चों, वहीं जो दलित वर्ग था, दलित जाति, वो शोषण के अंत की मांग कर रहा था और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे. Important issues of cultural rights and social justice raised in these public discussions were debated on the floor of the assembly. जो सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं चल रही थी, उन सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस भी हो रही थी. तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संवैधानिक जो सभा थी, वो अपना काम बखूबी कर रही थी और अलग अलग मुद्दों पर जनता की राय, वहाँ जो कांग्रेसी लीडर्स या कह लीजिए कि ऐसे सदस्य जो चुने गए थे, वे सभी स्वतंत्र भाव से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे. वो जानना चाहते थे, वो आगे के भारत के निर्माण के लिए उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रख रहे थे. बच्चों, ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये संविधान सभा का एक सेशन चल रहा था, उसकी है. आपको इस इमेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे होंगे जो दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हुए आपके इमेज में हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द डोमिनेंट वॉइसेस. हम यहाँ देखेंगे कि कौन ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाया था. बच्चों, इसमें 6 इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के नाम हमारे इस एक्सप्लेनेशन या कह लीजिए टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स. बच्चों, इस संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे. एंड दिस 6 मेंबर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू. नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल. नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नंबर 4, Dr. Bhimrao Ambedkar. And after that you will see some administrative officers like B. N. Rao. Okay. After that, K. M. Munshi. And last one is Alladi Krishna Swamy Iyer. Firstly, we will see about the role of Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru moved the object resolution of national flag of 3 colors, saffron, white and dark green, with a wheel in navy blue at center. बच्चों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने निर्णायक प्रस्ताव, जिसे कि उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे प्रस्तुत किया था. और उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा
वो केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा और जिसके बीचों बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो ये बातें जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से संविधान सभा में बताई गई थी। अब हम बात करें कि सरदार पटेल की, वल्लभ भाई पटेल जी की, तो वल्लभ भाई पटेल he played a very important role to make all princely state to join the nation। बच्चों, ये तो था ही, ये मुख्य बात तो थी ही, लेकिन इसके अलावा भी सरदार पटेल ने जो पर्दे के पीछे रहते हुए कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्ट्स के जो प्रारूप थे उसके लिखने में उन्होंने काफ़ी मदद की थी। सरदार पटेल वर्कड मोस्टली बिहाइंड द सीन and playing a key role in the drafting of several reports and working to reconcile opposing point of view। और जो विरोधी विचारधाराएं होती थी उसके बीच में सहमति पैदा करने की वो महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो सरदार पटेल के द्वारा निभाई जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, he was the head of Constituent Assembly and he making sure all member had a chance to speak। बच्चों, सर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही, संविधान सभा में जो चर्चा होती थी वो चर्चा एक रचनात्मक दिशा ले, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में वो डिस्कशन हो और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये जिम्मेदारी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कि सभी लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के ये जो त्रिगुट के अलावा बड़े प्रख्यात विधिवेत्ता अर्थशास्त्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभा में सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से वे एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was a very important member of the assembly। He was a lawyer and economist, okay, and during the period of British rule अंबेडकर had been a political opponent of the Congress। हमने देखा था, है ना, पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था, हमने देखा था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे। परंतु स्वतंत्रता के समय क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी ही वॉज आस्क्ड टू इंडिपेंडेंस टू ज्वाइन द यूनियन कैबिनेट एज अ लॉ मिनिस्टर। ध्यान रखना है इस बात को आपको। एंड in this capacity he served as a chairman of the drafting committee of the constitution। बच्चों, इनकी इसी विशेष योग्यता की वजह से, इनकी जो भूमिका में उन्हें संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रूप में काम करने का मौका दिया गया, ठीक है बच्चों। इनके अलावा इनके साथ 2 और वकील भी काम कर रहे थे। सर्विंग विद हिम वर 2 other lawyers, K.M. Munshi from Gujarat and Alladi Krishnaswamy Iyer from Madras, both of whom gave crucial inputs in the drafting of the constitution। बच्चों, गुजरात के जो K.M. मुंशी थे और मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो आपने देखा कि ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका संविधान के निर्माण में एक अहम रोल रहा था। अब हम बात करें सिविल सर्वेंट की। हम सिविल सर्वेंट्स की बात करें तो देयर वर 2 इम्पॉर्टेंट सिविल सर्वेंट हु प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 वाज B.N. राव। बच्चों, हमने जो डोमिनेंट वॉइसेस आपको बताया तो 6 मेंबर्स के अलावा हम इनकी बात कर रहे हैं। B.N. राव, ओके, who was appointed as a constitutional advisor and prepared the background papers। बच्चों, B.N. राव एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्हें भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया था, उन्हें नियुक्त किया गया था और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया था, ठीक है। 1 was B.N. राव, constitutional advisor to the government of India, who prepared a series of background papers based on a close study of the political system obtaining in other countries। उन्होंने इस दूसरे देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका गहन अध्ययन किया
और गहन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कई चर्चा पत्र तैयार किए। दूसरे अधिकारी की बात करें तो दूसरे अधिकारी थे who was the chief draftsman S.N. Mukherjee, who had a ability to put complex proposals in clear legal language। बच्चों, जो दूसरे अधिकारी थे वो थे S.N. मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट और बड़े वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। जो वैधानिक भाषा होती थी उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखते थे, उसको तैयार करते थे। Ambedkar himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly. This took 3 years in all। बच्चों, आम्बेडकर के पास, जो आम्बेडकर जी थे उनके पास सभा में जो संविधान के प्रारूप को पारित कराने की जिम्मेदारी होती थी। जो प्रपोजल भेजे जाते थे उस प्रपोजल्स पर उसको पारित कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की होती थी। बच्चों, इस काम में मैंने आपको बतला चुका हूँ कि लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है वो लगा था। और इस दौरान जो 11 भारी भरकम जो है ना वॉल्यूम्स इसमें तैयार किए गए थे और ये लंबी मगर बड़ी दिलचस्प प्रक्रिया रही। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण बड़े ही विद्वत्तापूर्ण तरीके से, बड़े सफाई के साथ प्रस्तुत किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में अगर हम भारत के भविष्य के बारे में बात करें तो सभी महत्वपूर्ण मुद्दे उनके विचारों में देखने को मिलते थे। देश का भावी स्वरूप कैसा होना चाहिए उस पर देखने को उनके विचार देखने को मिलते थे। भारतीय भाषाओं के बारे में, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर, नागरिकों के नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए, इन मुद्दों पर, इन सभी प्रश्नों पर उनके विचारधाराएं, उनके विचार देखने को मिलते थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का आपको सेशन जो है वो समझ में आया होगा, आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब कल हम इसके बाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।